बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ACC FA2 में हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी थी हमने BPP स्टडी टेक्स्ट से जो है चैप्टर को एक ओवरव्यू देख लिया था कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर डिस्कस है। आज की हमारी रिकॉर्डिंग लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ACCA की BPP की किट से चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के MCQs का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो 2.1 जो है आप जरा देखें, सवाल में पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट मे बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट इन द अकाउंट ऑफ अ बिजनेस। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि नॉन करंट एसेट्स कहलाती है। तो आपको शायद याद हो मोटर व्हीकल हेल्ड फॉर रीसेल है, रीसेल पर्पज वाला है, तो ये आपके लिए इन्वेंट्री हो गई बेटा। ये आपका एसेट जो है वो करंट एसेट्स में आएगा, वो आपसे नॉन करंट एसेट के बारे में पूछ रहा है। टैक्स रिफंड, तो ये नॉन करंट एसेट तो है ही नहीं। मोटर व्हीकल ये स्टूडेंट्स को ज्यादातर लग रहा था, तो ये हेल्ड फॉर रीसेल लिखा हुआ था। और याद रखिएगा इसके बाद आपके पास जो लिखा हुआ था नेक्स्ट आपके पास वो एक मोटर व्हीकल कंप्यूटर यूज इन द ऑफिस, कंप्यूटर यूज्ड इन द ऑफिस जो है ये आपके लिए राइट आंसर हो गया, ये नॉन करंट एसेट्स है। और हायर परचेज क्रेडिटर, यानी कि आपने जो है कोई परचेजेस जो है क्रेडिटर से खरीदी है, तो ये भी आपके लिए नॉन करंट एसेट नहीं है। 2.2 पे जाते हैं जरा सवाल के अंदर। एट 31 मई 2007 रॉबर्ट्स ट्रायल बैलेंस इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग आइटम्स। इन्वेंट्री 1 जनवरी दिया है, ट्रेड रिसेबल, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन ड्यू फॉर रीपेमेंट दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रॉबर्ट्स करंट लायबिलिटी, आपसे करंट लायबिलिटी का पूछ रहा है। तो आपके पास एक ट्रेड पेबल्स बच्चों, एक ट्रेड पेबल्स जो है वो आपके लिए जो है एक लायबिलिटी है, और एक आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। याद रखिएगा वो करंट लायबिलिटी पूछ रहा है आपसे। और जो लोन ड्यू फॉर रीपेमेंट इन 2009, ऐसे लायबिलिटी जो आपको एक साल के बाद देनी हो, यानी कि 2009, 10, 11 और हम बैठे हुए हैं 31 मई 2007 को, तो आपके पास इन दोनों को आप जब ऐड कर दोगे तो ये आपके पास ये करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, यानी अल्फा इज द राइट आंसर। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 38,020 आपका ये राइट आंसर बन गया। 2.3 पे जाते हैं, जरा देखते हैं क्या है सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज करेक्ट। हमने डिटेल में बात कर ली थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तमाम ऐसे एक्सपेंडिचर जो लंबे अरसे तक बेनिफिट दे, तो वो आपके लिए क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इट इज एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। कोई भी ऐसा खर्चा जो कि आप एक्वायर्ड करो किसी एसेट को और उसकी इंप्रूवमेंट, नॉन करंट एसेट की इंप्रूवमेंट के लिए होगा, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। Which one of the following cost on the invoice of a new company car would be classified as revenue expenditure? कह रहे हैं कि अगर आपने कंपनी ने कोई नई कार जो है वो परचेज करी है, तो उसकी जो रिसिप्ट है या इनवॉइस है उसके ऊपर वो कौन सा ऐसा खर्चा है जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो नंबर प्लेट का खर्चा जो है वो सिर्फ एक दफ़ा होता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर आपके पास जो पार्किंग सेंसर्स लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो एक ही दफ़ा गाड़ी में लगते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डिलीवरी कॉस्ट भी एक दफ़ा डिलीवरी होगी। तो रोड टैक्स आपको हर साल देना होगा, रोड टैक्स आपको जो है वो हर साल देना होगा, तो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जो खर्चा आपको मुसलसल देना हो, रिपीटेडली देना हो, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपके पास जो राइट आंसर है दैट इज ए, अल्फा। 2.5 को देखते हैं जरा सवाल को। एंड इज एंटरिंग एन इनवॉइस इन द अकाउंट, द इनवॉइस शो द फॉलोइंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है, डिलीवरी दी हुई है, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, सेल्स टैक्स है, इनवॉइस टोटल दिया है। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द इनवॉइस। अब मेरा सवाल ये है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है, डिलीवरी की कॉस्ट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मेंटेनेंस चार्जेस तो बच्चों आपको हर थोड़े थोड़े अरसे के बाद देने पड़ेंगे, मेरा कहने का मकसद है। तो अगर आप देखो तो इक्विपमेंट की कॉस्ट आ गई है, डिलीवरी की कॉस्ट आ गई, आपके पास मेंटेनेंस चार्जेस नहीं आएंगे। आपसे वो कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द इनवॉइस क्या क्या चीज़ आएंगे। ये तो इसी का टोटल दिया हुआ है, तो इसको तो हम हटा देंगे, इसका से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपके पास 39,900 और 1,000 जो है आपका डिलीवरी जो है, ये आपके पास जो है आपके पास लिखा हुआ है, ये दोनों को ऐड कर देंगे
तो आपके पास राइट आंसर आ गया 40,900 यानी बीटा आंसर हो गया। सर इधर जो है सेल्स टैक्स को क्यों नहीं लिया है, ये आपके पास रिफंडेबल है, यानी कि ये वाला टैक्स आपको जो है वापस मिल जाएगा। अगर लिखा होता नॉन रिफंडेबल टैक्स तो फिर वो ऐड हो जाता। अभी लिखा हुआ है, ये जब ना लिखा हुआ है तो ये रिफंडेबल टैक्स है जो आपको वापस मिल जाएगा, तो ये आपके लिए रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा। 2.6 पे आते हैं, जरा सवाल देखते हैं। एस्टर इज रिकॉर्डिंग इनवॉइस फॉर द परचेज ऑफ अ न्यू नॉन करंट एसेट एज वेल एज द बेसिक कॉस्ट ऑफ द एसेट। द इनवॉइस शो द फॉलोइंग आइटम्स। अब मेरा सवाल यह है कि एक रॉ मटेरियल नॉन करंट एसेट परचेज करा है और इसकी ये सारी चीज़ें दी हुई, विच ऑफ द कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली बात है, डिलीवरी ऑफ कॉस्ट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंस्टॉलेशन भी एक ही दफ़ा होगा, मेंटेनेंस जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि बार बार देनी पड़ेगी, तो मेंटेनेंस ओनली जो है आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि चार्ली इज द राइट आंसर हो गया। 2.7 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी इंक्लूड इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कौन से आपके पास आएंगे, तो एसेट विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी कवर्ड इनटू कैश, asset which is be converted into cash in the long run, asset which will be converted into cash in the near future। तो आपके पास सी चार्ली इज द राइट आंसर। नियर फ्यूचर में जो आपके पास कन्वर्ट हो जाएं कैश के अंदर तो दे आर ट्रीटेड एज करंट एसेट। 2.8 पर आते हैं जरा। इन द ईयर 31 October 2006 नेडिन रिकॉर्डेड सम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखते, अगर इंक्रीज होता तो कंपनी का प्रॉफिट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है तो कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया होगा, और जब प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा तो कैपिटल जिसका नाम है नेट एसेट भी डिक्रीज हुआ होगा। यानी ये होना चाहिए था, होगा मतलब नहीं, मतलब मीन्स है कि ये होना चाहिए था। मेरा कहने का मकसद ये आपको करना चाहिए था। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम लिखते अपनी बुक्स में तो एक्सपेंस बढ़ता तो प्रॉफिट कम होता तो कैपिटल भी कम होता। आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया, यानी एज अ नॉन करंट एसेट लिख दिया आपने, तो आपका एक्सपेंस कम हो गया। What is the effect on her profit for the year 31 October and her net asset at that date? तो कंपनी का एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ, जब एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो इस एरर की वजह से कंपनी का जो कि एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करा, उसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया, तो जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा, ओवरस्टेट हो गया होगा, और फिर नेट एसेट भी ओवरस्टेट हो गए होंगे। तो 2.8 का जो राइट आंसर है बच्चों वो अल्फा है, यानी ए इज द राइट आंसर। 2.9 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट डिस्क्राइब करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को कौन डिस्क्राइब करेगा? एसेट विच आर करंटली लोकेटेड ऑन द बिजनेस प्रेमिसेस, asset which are used to conduct the organization current business, asset which are expected to be converted into cash in the short term, asset which are not expected to convert। हमने पढ़ा था वो तमाम के तमाम ऐसे एसेट जो कि कन्वर्ट हो जाएं कैश में इन शॉर्ट टर्म में, तो दे आर ट्रीटेड एज करंट एसेट। वो क्या कहलाते हैं? करंट एसेट्स कहलाते हैं। तो 2.9 का आंसर जो है सी हो गया। 2.10 पे आते हैं। आमिर्स ट्रायल बैलेंस इंक्लूड द फॉलोइंग। इंश्योरेंस दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल। हाउ शुड ईच ऑफ दीज बैलेंस बी क्लासिफाइड? इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंस है, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, बेसिक अकाउंटिंग, ट्रेड रिसीवेबल भी एसेट है, करंट एसेट है। तो अब देख लो, पहला एक्सपेंस है और क्या क्या दिया हुआ इन्होंने, क्लासिफाइड एज दीज बैलेंसेस बी क्लासिफाइड ना। तो इंश्योरेंस जो है एक्सपेंस में आ रहा है, एक्सपेंस फर्स्ट में एक्सपेंस आ रहा है, लाइबिलिटी में सेकंड आ रहा है,
और थर्ड एसेट सी चार्ली इज द राइट आंसर। ये देख लीजिएगा कि इन्होंने किस तरीके से लिखा है। अच्छा मतलब कि इस तरह से लिखा है कि बच्चा परेशान हो जाए, उसको आंसर ढूंढने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो। यानी इंश्योरेंस जो है एक्सपेंस है, एक्सपेंस फर्स्ट पर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो देख लो किस में आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद 2.11 पे अगर हम जाएं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज फॉल्स। यानी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इट शो इन डिटेल हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड हैज बीन मेड, सही बात है। इट शो द वैल्यू ऑफ सेल्स लेस टोटल एक्सपेंसेस एट ग्रॉस प्रॉफिट, सही बात है। इट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। याद रखिएगा 2.11 का जो आंसर है आपके पास जो लिखा हुआ है बी के फॉल्स कौन सा है, और इट शो द वैल्यू ऑफ सेल्स लेस टोटल एक्सपेंसेस एज ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। मेरा सवाल यह है कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है बच्चों। तो इस लिहाज से बीटा जो है राइट आंसर हो गया। और की अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस है, बिल्कुल सही बात है। ये इसने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स है, मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं। इसके बाद 2.12 पर अगर हम आए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू हाउ अ 5 year बैक लोन इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज ट्रू। एक 5 साल पहले जो बैंक से लोन लिया था तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ वो किस तरीके से जो है आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओगे। इट शुड बी स्प्लिट इनटू अ करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह दिखाओगे, नॉन करंट एसेट दिखाओगे। करंट एसेट तो होते ही नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन वो करंट जो पे भी करते जा रहे हो साथ साथ। 5 year बैंक लोन जो है शोन कर रहा था, तो करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज में उसको आप दिखाओगे। सी इज द राइट आंसर। आइटम्स दैट अपीयर 2.13 आइटम दैट अपीयर इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस इंक्लूड एम्प्लॉयड सैलरीज कैश हेल्ड इन द बैंक। तो विच वेयर शुड दीज आइटम अल्टीमेटली अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एम्प्लॉयज सैलरीज जो है वो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है बेटा, और कैश हेल्ड इन द बैंक जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है। यानी ये एसेट्स हैं, करंट एसेट है, और ये एक्सपेंस है। तो जो आइटम 1 है वो आपकी इस इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, और दूसरा जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट में जाना चाहिए। तो 2.13 का आंसर जो है डी डेल्टा हो गया। 2.14 पर आते हैं, जरा पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आपको पता है फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर बच्चों जो है आपके पास एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल जाता है। अ लिस्ट ऑफ द एसेट्स ओन एंड लायबिलिटीज ओड बाय द बिजनेस, ये आपके पास सबसे ज्यादा राइट आंसर हो गया। और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस शोन इन द डेबिट एंड क्रेडिट, सारे तो फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं जाते, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें से कौन सा ऐसी चीज जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर इंप्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नॉन करंट एसेट को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंस्टॉलेशन जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपके पास राइट आंसर जो है एक्सपेंडिचर ऑन हीट एंड लाइट। हीट और लाइट का जो बिल आएगा वो हर साल हर महीने देना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने 2.15 तक के चैप्टर नंबर 2 के बीपीपी की जो एग्जामिनेशन किट के जो सवाल थे ये भी आज हमने सॉल्व कर दिए। इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के चैप्टर्स को करेंगे। थैंक यू।